हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और अपने लास्ट डिस्कशन में हमने फूड सिक्योरिटी इन इंडिया चैप्टर 4 इकोनॉमिक्स क्लास 9th में हमने कुछ पॉइंटर्स को कवर कर लिया था और रिमेनिंग पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। सो उसमें देखते हैं कि हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए। हमने देखा कि व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, हमने इसको देखा। उसके साथ हमने जो बेसिक डेफिनेशन में इसमें 3 पार्ट्स को कवर किया कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मींस क्या होता है, एक्सेसिबिलिटी क्या है और अफोर्डेबिलिटी क्या है, और ये मिला के कैसे डेफिनेशन बनती है। उसके बाद फूड सिक्योरिटी की बात क्यों की जा रही है, कौन लोग फूड इनसिक्योर है, कौन लोग फूड सिक्योर है, उनके बारे में समझा। उसके बाद हमने बंगाल फैमिन के कई डेटा समझा था, जिससे पता चला कि प्रोडक्शन अवेलेबल था, प्रोडक्शन था, उसके बावजूद इंपोर्ट भी किया था उस साल और 79 लाख टन का प्रोडक्शन मौजूद था, पर फिर भी फैमिन हुआ। और कुछ वल्नरेबल ग्रुप्स को भी हमने समझा, जो हम पहले के चैप्टर्स में समझते आ रहे हैं फूड सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में। उसके बाद हमने देखा कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद अच्छा हाँ, उसके साथ हमने हंगर को समझा कि क्रॉनिक हंगर क्या है और सीजनल हंगर क्या है। उसके बारे में भी डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया गया, उसको हमने समझा। उसके बाद हमने ये भी देखा कि पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाकों में ग्रीन रेवोल्यूशन का अच्छा इम्पैक्ट रहा ये डेटा के हिसाब से। वहां तक हमने क्लियर कर लिया है। अब आज हम पेज नंबर 46 एज पर माई बुक में हम यहाँ से शुरू करेंगे, जिसमें पहला टॉपिक है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अभी तक हमने सिर्फ एक वेग अंडरस्टैंडिंग समझी, एक मीनिंग समझी कि फूड सिक्योरिटी क्या है, पर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी तक हमने क्या किया है, कौन कौन से स्टेप लिए हैं फूड सिक्योरिटी के लिए, उसके बारे में समझेंगे। एमएसपी को कवर करेंगे और साथ ही साथ और भी चीजें हैं जो फूड सिक्योरिटी से कनेक्टेड है, उन पे नजर रखेंगे। Now, since the advent of Green Revolution in 1970, हम सब जानते हैं अर्ली 1970s में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। द कंट्री हैज अवॉइडेड फेमीन इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशंस। और क्योंकि कॉलोनियल टाइम से हमने बंगाल फैमिन को देखा और 1947 के बाद से हमारे सामने एक परेशानी थी फूड सिक्योरिटी को लेकर के, और 1970 में ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद से ऐसी समस्याओं का खात्मा हुआ और उस तरह का फेमीन देखने को नहीं मिला, और आई विश कि देखने को ना ही मिले। सो फिलहाल के डेटा ये है कि देखने को नहीं मिला। Now, India has become self-sufficient in food grains during the last 30 years because of variety of crops grown all over the country. मतलब लास्ट के 30 सालों का डेटा ये है कि अभी तक ऐसी कोई एडवर्स सिचुएशन नहीं आई और हम प्रोडक्शन के मामले में सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। ना यहाँ पे चार्ट ग्राफ दिया हुआ है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर का डेटा है 19-20 का। उसमें देखेंगे हम कि 1960 से 61 से लेकर के 2020 तक का डेटा हम देख रहे हैं कि यहाँ से तो स्टीप अप हुआ। आप देखेंगे बहुत बड़ा अपटिक है यहाँ पर 245, जहाँ 80 था, यहाँ पे 245 लाख मिलियन टन्स में है डेटा। और फिर देखेंगे थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन यहाँ पे आता है, फिर थोड़ा सा स्टीप अप है, फिर उसके बाद बहुत स्टीप अप तो नहीं है बट हाँ अप है। सो 252 अगर आप देखें 15-16 से, और 297 मतलब 40 मिलियन टन का अप है। हम देखेंगे कि तो प्रोडक्शन में फूड ग्रेन्स में हमने काफी अच्छा इजाफा किया है अगर हम कंपैरिजन करें 60-61 से लेकर के 19-20 तक का, ये डेटा हमें मिल गया है। उसके बाद हम समझते हैं आगे की कहानी। व्हाट इज क्योंकि अब जब हम किसी प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं, चाहे वो वीट हो, चाहे वो गेहूं, चावल, कोई भी फूड ग्रेन हो, तो उस केस में कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमें समझने जरूरी है यूपीएससी प्रिपरेशन के रेफरेंस से। सो पहला, क्योंकि यूपीएससी का जो क्वेश्चन होते हैं मेंस में, लोग पूछते हैं कि मैम सवाल कहाँ से आता है। सवाल आता है बेसिक से, जो आपने एनसीईआरटी में कवर किया हो, और जितना अच्छा आपने बेसिक कवर किया होगा उतना बढ़िया आप आंसर लिख पाएंगे। डेटा थोड़ा कम भी हो लेकिन अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन की एनसीईआरटी से निकल कर आती है और करंट अफेयर्स आपको पाइल अप करने हैं उनके ऊपर। So level has further been ensured with a carefully designed food security system by the government. तो ये जो डेटा दिखा है उसके हिसाब से समझ में आता है कि हमने ये जो फूड सिक्योरिटी सिस्टम को केयरफुल डिजाइन करा है। दिस सिस्टम हैज 2 कंपोनेंट। इस सिस्टम के 2 कंपोनेंट है, पहला बफर स्टॉक और दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बफर स्टॉक का मतलब होता है कि जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं डेटा के हिसाब से, अगर किसी साल आप 297 मिलियन टन का प्रोडक्शन करते हैं, मतलब होल सम मिला करके चावल, गेहूं, सभी क्रॉप्स का, सो उस केस में इतना सारा जो आपके पास स्टॉक है वो सारा कंज्यूम नहीं होगा, तो आपको कुछ बफर भी लेकर के चलना पड़ेगा। सो पहला कंपोनेंट हो गया बफर स्टॉक का, कि जब भी हम अच्छा प्रोडक्शन करें तो पहले बफर स्टॉक मेंटेन करें
और साथ ही साथ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लोगों में बांटे, जो हमारा फूड सिक्योरिटी का टारगेट है। Now, what is buffer stock? Buffer stock is the stock of food grains, namely wheat and rice, procured by the government through the FCI. अभी कुछ दिन पहले वैसे FCI का कुछ घोटाला भी आया है, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक पहला संस्थान है, पहला और बहुत मुख्य संस्थान है पीडीएस सिस्टम को लेकर के, जहां पर सारे स्टॉक को, सारे प्रोडक्शन को बफर स्टॉक किया जाता है और टाइम टू टाइम अवेलेबल कराया जाता है जनता को। The FCI purchases wheat and rice from the farmers in states where there is surplus production. जहां पे भी surplus production होता है, FCI वहां से चावल और गेहूं को खरीद लेता है। परचेज का मतलब अभी क्योंकि FCI खरीद रहा है तो एक श्योरिटी भी रहती है वहां के किसानों को कि हमको एक मिनिमम प्राइस या कुछ ऐसा पैसा प्राइस मिलेगा जो हमारे जीवन यापन के लिए ठीक है। The farmers are paid प्रोनाउंस, मतलब कि जो पहले से बताया गया, जैसे एमएसपी पे हम आ रहे हैं, पहले से बताया हुआ प्राइस उनको पे किया जाता है। दिस प्राइस इज कॉल्ड इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ध्यान दीजिएगा, जो प्राइस एफसीआई उन किसानों को देती है जहां प्रोडक्शन अच्छा है, तो उसको दिया जाने वाला प्राइस एमएसपी कहलाता है। तो एमएसपी इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन। और ये कब डिक्लेयर होता है सरकार के द्वारा? सोइंग मतलब बोने के पहले, जो बुआई होती है उस सीजन के पहले, टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू फार्मर्स फॉर रेजिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप्स। और ये बुआई के पहले ही अनाउंस कर दिया जाता है सो दैट कि किसानों को अपना प्रोडक्शन एनहांस करने में इंसेंटिवाइज फील हो, अच्छा फील हो और ज्यादा वो प्रोडक्शन कर सके। द परचेज्ड फूड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। और बड़े बड़े ग्रेनरीज में जहां पे जो स्टोरेज होते हैं उनमें इनको इकट्ठा किया जाता है। डू यू नो व्हाई दिस बफर स्टॉक इज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट? This is done to distribute food grains in the deficit areas and among the poorer strata of the society at a price lower than the market price, also known as issue price. क्योंकि जो इशू प्राइस का मतलब जो मार्केट प्राइस से कम प्राइस में फूड ग्रेन्स दिए जा सके उन इलाकों में जहां पे गरीब लोग ज्यादा हैं, उन सोसाइटीज में जहां पे लोग गरीब ज्यादा हैं, उन तक मुहैया कराने के लिए इनको ग्रेनरीज में स्टोर किया जाता है। और जो प्राइस में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पीडीएस के द्वारा, उसे कहते हैं मिनिमम प्राइस, which is less than the issue price. जो मार्केट प्राइस से क्या होता है? प्राइस लोअर देन द मार्केट प्राइस, ऑल्सो नोन एज इशू प्राइस। जो इशू प्राइस पे पीडीएस में से जो गेहूं या फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं उन्हें इशू प्राइस कहा जाता है और मार्केट प्राइस से कम होता है। ऑफ कोर्स करना ही पड़ेगा, अगर मार्केट प्राइस से कम नहीं होगा तो कैसे कोई ले पाएगा? गरीब जनता कैसे ले पाएगी अगर वो मार्केट प्राइस पे अवेलेबल होगा? ठीक है, तो इसीलिए एफसीआई उनसे लेता है और मिनिमम और इशू प्राइस पे उसको देता है। Now this also helps resolve the problem of shortage of food during adverse weather condition or during the periods of calamity. और ऐसे ही स्टोरेज की हेल्प से जो कैलेमिटी की सिचुएशन होती है, जो एडवर्स सिचुएशन होती है, उसमें एफसीआई की मदद से सरकार उन इलाकों में फूड ग्रेन या फिर अनाज बांट पाती है। Now what is PDS? PDS समझना जरूरी है। The food procured by the FCI is distributed through government regulated ration shops among the poorer section of the society. जो ये राशन शॉप्स होती हैं इनकी मदद से FCI में जो अनाज इकट्ठा करते हैं वो साल भर, वो इन इलाकों में राशन शॉप्स की मदद से पूरा सेक्शंस को, सोसाइटी के पूरा सेक्शन को दिया जाता है। राइट, दिस इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो राशन की दुकानें होती हैं वही पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होती है। कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि राशन शॉप क्या है, पीडीएस क्या है। तो पीडीएस के मैकेनिज्म में, पूरी चेन में जो अलग अलग जगहों पे दुकानें खुली हैं जिसको राशन शॉप कहते हैं, वो पीडीएस का ही हिस्सा है। राइट, सिस्टम का मतलब एक सेंटर से स्टेट से दूसरे स्टेट, एफसीआई से लिया फिर दूसरे स्टेट में दिया, तो सारा मैकेनिज्म क्या है? ये पीडीएस का ही पार्ट है। So ration shops are now present in most localities, villages, towns and cities. There are about 5.5 lakh ration shops all over the country. Ration shops also known as fair price shop, और इनको fair price shop भी कहते हैं इन राशन की दुकानों को। Keep stock of food grain, sugar and kerosene of cooking. केरोसिन जो तेल होता है कुकिंग के लिए यहाँ पे मुहैया कराया जाता है। Now these items are sold to people at a price lower than the market price. Any family with the ration card can buy a stipulated amount of these items. जो जिसके पास राशन कार्ड होगा उसको यहाँ से अनाज मिल जाएगा और जो चीजें मुहैया कराई जा रही है वो मिल जाएंगी। अब राशन कार्ड क्या होता है? There are 3 kind of ration cards. Number 1, अंत्योदय कार्ड,
ठीक है। नंबर 2 बीपीएल कार्ड और नंबर 3 इज एपीएल कार्ड। सो अंत्योदय कार्ड आर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, सबसे बहुत गरीब जो लोग हैं उनको अंत्योदय कार्ड इशू होता है। बीपीएल कार्ड्स फॉर दोज हु बिलो पावर्टी लाइन, जो पावर्टी लाइन से नीचे है, जैसे कि मैंने कहा कि $1.90 से नीचे का हिसाब है। तो अगर आप पावर्टी लाइन, जो भी हमारे देश की पावर्टी लाइन डिसाइड करती है कि आपके महीने में अगर आपको 1500 रुपए से कम अगर आप कमाते हैं तो आप पावर्टी लाइन से नीचे हैं, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। उस केस में जो पावर्टी लाइन से कम के लोग हैं उनके लिए जो कार्ड होता है बीपीएल कार्ड होता है, और अबव पावर्टी लाइन कार्ड्स आल्सो फॉर अदर्स, और बाकी लोगों के लिए एपीएल कार्ड इशू होता है। ठीक है। नाउ ये तो हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी कार्ड्स के बारे में और एमएसपी के बारे में। अब समझते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग। राशनिंग का मतलब होता है कि जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से राशनिंग, लोगों को अनाज बांटना। राशनिंग का मतलब ये है कि रैशनल हो जाना। रैशनल का मतलब जितनी पॉपुलेशन है उसमें से कितने लोगों को राशन देना है, कितनों को नहीं देना है, इन सब का कैलकुलेशन करना। तो इंट्रोडक्शन ऑफ राशनिंग, और जो पीडीएस जो राशन की दुकानें हैं जहां पे मिनिमम प्राइस पे या इशू प्राइस पे सामान मिल रहा है, उसी राशनिंग की बात हो रही है। द इंट्रोडक्शन राशनिंग इन इंडिया डेट्स बैक ऑफ 1940s अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ बंगाल फैमिन। हम समझ चुके हैं कि बंगाल फैमिन के झटके के बड़े झटके के बाद हमारे देश ने तय कर लिया कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे प्रोडक्शन, फूड ग्रेन प्रोडक्शन के मामले में। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या हुआ कि ग्रीन रेवोल्यूशन का आगाज हुआ, और जिसकी वजह से काफी चीजें ठीक भी हो गई। Now, in the wake of high incidence of poverty levels, as reported by NSSO, in the mid 1970s, there 3 important food intervention programs were introduced. और क्योंकि फेमीन को ध्यान में रखते हुए और साथ ही साथ ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे को ध्यान में रखते हुए समय समय पे सरकार अपनी कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेकर आती है, उसके बारे में बात हो रही है। सो उन्होंने सबसे पहले पीडीएस को लेकर आए, फॉर फूड ग्रेन्स, जिसको कहते हैं इन एग्जिस्टेंस अर्लियर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर फूड ग्रेन्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस आईसीडीएस, इसको ध्यान में रखिएगा। पीडीएस लाए, उसके बाद आईसीडीएस लाए, इंट्रोड्यूस इन 1975 ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, एंड फूड फॉर वर्क FFW इंट्रोड्यूस किया गया 77-78 में। अच्छा, ये जो डेटा जो पुराना जो डेटा हमको मिलता है कि किस सन में कौन सी पॉलिसी आई, जिसका अभी कोई महत्व नहीं है, ध्यान दीजिएगा, महत्व है मतलब डेटा पुराना है। उस केस में जो क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसका रेफरेंस देना होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे एनएफएसए के बारे में बात करी जाए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के हिसाब से प्रेजेंट प्रोग्राम क्या है, तो प्रोग्राम के बारे में आपको बताना है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन डिमांड करता है कुछ हिस्टोरिकल डेटा की, तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको मिस नहीं कर सकते। तो सबसे पहले एनएसएसओ ने मिड 70s में 3 इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन प्रोग्राम्स लाए। सबसे पहला क्या था, पीटीएस, फिर क्या था, आईसीडीएस, और तीसरा क्या था, एफएफडब्ल्यू, which is food for work. Over the years, several new programs have been launched, and some have been restructured with the growing experience of administering the programs. और भी कई सारे programs इसमें जोड़े गए हैं। At present, there are several poverty एलिवेशन प्रोग्राम PAP, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी चलाए जा रहे हैं, मोस्टली इन रूरल एरियाज, विच हैव एन एक्सप्लिसिट फूड कंपोनेंट आल्सो, जिसमें फूड कंपोनेंट भी जोड़ा गया है। While some of the programs such as PDS, midday meal, etc. are exclusively food security programs, most of the PAPs also enhance food security. Employment programs greatly contribute to food security by increasing the income of the poor. तो ध्यान देने वाली बात है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और साथ ही साथ तो फूड प्रोग्राम में तो 3 चीजें साथ में आ गई हमारा। पहला आ गया एम्प्लॉयमेंट, उसके बाद हमारी पावर्टी को मिटिगेट करने के लिए पीएपी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और फूड सिक्योरिटी के प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो 3 चीजें हमारे साथ आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर फूड, और उसके बाद हमारा पावर्टी। ठीक है, इन तीनों को केटर किया जा रहा है लंबे समय से। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि बॉक्स में क्या मेंशन है कि गोल नंबर 1 जो हमारा एसडीजी गोल है वो है नो पावर्टी, और दूसरा गोल जो है वो जीरो हंगर है एसडीजी का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूएन के फॉलो करते हैं। 17 गोल है, इनमें से पहला दूसरा गोल इंपॉर्टेंट है, जिसको आप प्री के लिए भी याद कर सकते हैं, और मेंस के लिए तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है आंसर राइटिंग के लिए। नाउ आगे की बात समझते हैं कि ये इतना समझ में हमें आता है कि मेजर प्रोग्राम्स हमने समझ लिए, एमएसपी समझ लिया, राशनिंग समझ ली। अब देखते हैं कुछ डेटा
जो हमारे जो कुछ करंट स्टेटस को समझते हैं जो हमारे पीडीएस पर आधारित है। उसके पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। This act provides for food and nutritional security life at affordable prices and enables people to live a life with dignity। मतलब सम्मान से, डिग्निटी से, इज्जत से जीवन जीने का, और न्यूट्रिशनल जो चीजें चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए जीवन जीने के लिए, जिस भोजन में होनी चाहिए उसको पक्का करता है या प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइस, मतलब जो आप जितना पे कर सके उतना अफोर्डेबल प्राइस पे, और सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार ये फूड सिक्योरिटी एक्ट देता है। Under this act, 75% of rural population and 50% of urban population have been categorized as eligible households for food security। इसमें राशन जो अभी हमने समझा ना, एपीएल और बीपीएल वाला फंडा, उसको ध्यान में रखते हुए एक और अंत्योदय अन्न योजना, तीन चीजें हैं, इनको ध्यान में रखते हुए अर्बन और लोकल और रूरल एरिया की जो पॉपुलेशन है उसको 75% रूरल और 50% अर्बन पॉपुलेशन को ये केटर करता है, उनको सुविधा प्रोवाइड करता है। अभी करंट स्टेटस क्या है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का, उसको देख लेते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, जो इसी के माध्यम से हम गरीब जनता को या फिर जनता जो गरीब नहीं भी है सभी के लिए फूड सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है। इन द बिगिनिंग just a minute. In the beginning, the coverage of PDS was universal with no discrimination। जब सबसे पहले PDS लाई तो उसमें सबके लिए अनाज मुहैया कराया जाता था, जैसे कि हमने समझा कि अमर्त्य सेन ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया जिसे कहते हैं इंटाइटलमेंट। उसके आधार पर चीजें बदली, लेकिन उसके पहले PDS सभी के लिए अवेलेबल था, आज भी है, बिटवीन द पुअर एंड द नॉन पुअर। Over the years, the policies related to PDS have been revised to make it more efficient and targeted। In 1992, revamped public distribution system RPDS was introduced in 1700 blocks in the country। The target was to provide the benefit of PDS to remote and backward classes। 1992 में कुछ चेंजेस में किया गया, इसको RPDS भी बोलते हैं, जिसमें जो रिमोट इलाके हैं, जो बैकवर्ड इलाके हैं, जो रिमोट जहां पे अनाज पहुंचाना या लोगों को फूड सिक्योरिटी देना मुश्किल है, उसको टारगेट किया गया और ये 1700 ब्लॉकों में चलाया गया। From June 97 in the renewed attempt, targeted PDS को बाद में TPDS भी करा गया, targeted public distribution system was introduced to adopt the principle of targeting the poor in all areas। It was for the first time that a differential price policy was adopted for poor and non-poor। differential का मतलब अलग अलग प्राइस पे लोगों को अनाज मुहैया कराया गया TPDS के अंदर, जहाँ पे गरीब लोगों के लिए कम प्राइस और जो APL हैं उनके लिए अलग प्राइस रखा गया। ये पहली बार TPDS में हुआ 97 में, ठीक है। उसके पहले प्राइसिंग सेम थी। फर्दर इन 2000 टू स्पेशल स्कीम्स वर लॉन्च। अब यहाँ थोड़ा और परिवर्तन हुआ 2000 में, जिसमें वो कह रहे हैं कि ओके हैंग ऑन, हाँ, फर्दर इन 2000 टू स्पेशल स्कीम्स वर लॉन्च। पहला था अंत्योदय अन्न योजना AAY, हम जानते हैं, एंड अन्नपूर्णा स्कीम विच स्पेशल टारगेट ग्रुप्स, जो अन्नपूर्णा और अंत्योदय दोनों ही टारगेट करती है ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर एंड इंडिजेंट सीनियर सिटीजन, और जो बहुत ही सीनियर सिटीजन हैं उनको टारगेट करती है रिस्पेक्टिवली। द फंक्शनिंग ऑफ दीज टू स्कीम्स वर लिंक्ड विद द एग्जिस्टिंग वर्क ऑफ PDS, और PDS के द्वारा ही इसको अप्लाई किया गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन उसको देख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ PDS, ध्यान दीजिएगा। PDS आया अप टू 92, जिसको सबको अनाज इसमें मिलता था, और इश्यू प्राइस था 2.34। प्राइस पे नहीं जाते हैं, प्राइस तो बदलते रहते हैं, सिर्फ देखते हैं कवरेज क्या था इसका। सो अप टू 92 में यूनिवर्सल सबके लिए अनाज था PDS में। फिर RPDS में 92 में RPDS हो गया, जिसमें से बैकवर्ड क्लॉक्स को कवर किया गया, और इसका RPDS का फुल फॉर्म हमने समझ ही लिया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है RPDS विच इज रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसके बाद TPDS था, टारगेटेड PDS सिस्टम 97 में आया, जिसमें पुअर एंड नॉन पुअर BPL और APL भी था, और जिसमें से हाँ एक नई चीज ये हुई RPDS में, ध्यान दीजिएगा, 20 किलोग्राम ऑफ फूड ग्रेन दिया जाने लगा RPDS में, रिवैम्प PDS में। उसके बाद टारगेट PDS में क्या हुआ कि 35 किलो फूड ग्रेन दिया जाने लगा पुअर एंड नॉन पुअर और BPL APL सबको कवर करके 97 में। अंत्योदय अन्न योजना जो 2002 में आई, इंट्रोडक्शन हुआ, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, बहुत गरीब लोगों के लिए 35 किलोग्राम का फूड ग्रेन का प्रोविजन रखा गया। उसके बाद APS जो है, जो अंत्योदय के बाद एक और हमारे पास आई अन्नपूर्णा स्कीम 2000 में, उसमें इंडिजेंट सीनियर सिटीजन्स को भी जोड़ा गया, जिसमें 10 kg फूड ग्रेन देने की बात थी, और ये फ्री था। मतलब 2000 में जो प्राइसिंग आई वो फ्री प्राइसिंग थी,
और इंडिजिनस सीनियर सिटीजन्स के लिए। उसके बाद एनएफएसए जो अभी चल रहा है, इसके बीच में प्रधानमंत्री पीएमजीकेएवाई गरीब कल्याण अन्न योजना को हटा करके अब सब कुछ एनएफएसए में आ गया है। तो प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स को पीएचएच प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स को 5 किलोग्राम पर पर्सन पर मंथ देने की बात 2013 की है, लेकिन एनएफएसए में अभी सारी चीजें फ्री हो रही, नया चेंज अभी 2023 में आया है, तो 10 साल बाद ऑलमोस्ट ये चेंज हुआ है। अभी उसको आप ऐड कर सकते हैं, पर 2013 में जब ये आया तो 5 किलोग्राम पर पर्सन प्राइसेस में कोर्स गेन को भी, जो मोटा अनाज है उसको भी जोड़ा गया और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को देने की बात थी। तो ये एफसीआई का डेटा है, इसको आप हमेशा रेफर कर सकते हैं जब भी अपना रिविजन करें और आंसर राइटिंग करें। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि द पीडीएस हैज प्रूव टू बी द मोस्ट एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट। ये तो समझ में आ गया, और इससे बहुत अफोर्डेबल प्राइस में लोगों को अनाज मिलता रहा। द सिस्टम इंक्लूडिंग द मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड प्रोक्योरमेंट हैज कंट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन एंड प्रोवाइडेड इनकम सिक्योरिटी फॉर फार्म्स इन सर्टेन रीजन। और इससे क्या हुआ, बफर स्टॉक होने से जब अनाज एक जगह स्टोर होने लग गया और किसानों को एमएसपी अनाउंस होने लग गया, तो उनको भी सिक्योरिटी होगी उनके पैसा मिलने की, साथ ही साथ प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिला। और उनके प्रोडक्शन को स्टोर करने से जो हमारे जो गरीब हैं, पुअरेस्ट ऑफ पुअर है, बीपीएल है, एपीएल है, सबको अनाज मुहैया होने की भी श्योरिटी हो गई। तो पीडीएस सिस्टम से काफी फायदा लोगों को हुआ। अब अंत्योदय अन्न योजना जो अभी फिलहाल के जो प्रेजेंटली उसको मर्ज कर दिया गया, अंत्योदय अन्न योजना तो है, लेकिन अब फिलहाल सब कुछ नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंडर में आएगा, लेकिन इसको गो थ्रू कर लेते हैं। अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन दिसंबर 2000 में लॉन्च हुई थी। अंडर दिस स्कीम 1 करोड़ ऑफ पुअरेस्ट अमंग द बीपीएल फैमिलीज कवर्ड अंडर द टारगेटेड डिस्ट्रीब्यूट पीडीएस। टारगेट का मतलब टीपीडीएस के अंदर इसको कवर किया गया। 2000 में लॉन्च हुई थी। Poor families were identified by the respective state rural development departments through a BPL survey. BPL survey के आधार पर इसको टारगेट किया गया था। और 25 किलोग्राम्स ऑफ फूड ग्रेन, जब देख चुके हैं कि जो अंत्योदय अन्न योजना में जो 35 किलोग्राम का टारगेट था पुअरेस्ट ऑफ पुअर के लिए, और उसका प्राइस था 2 रुपए वीट के लिए और 3 रुपए चावल के लिए। ये अंत्योदय अन्न योजना थी। ठीक है, इसके बेसिक्स को दोबारा गो थ्रू कर सकते हैं। प्री में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी इसको मर्ज किया गया है, अंत्योदय की चीज कुछ को उसको डाइल्यूट करके एनएफएसए में डाला गया है, तो दोबारा इन पॉलिसीज को पूछा जा सकता है। नाउ ये जो हमारा फूड कॉर्पोरेशन का एक दूसरा डेटा है जिसमें बफर नॉर्म्स और एक्चुअल स्टॉक की बात हो रही है। बफर देखिए, इसमें क्या था कि टोटल जो एक्चुअल स्टॉक था 35768 का, ये बात हो रही है जनवरी की, और ये साल है 2019, जिसमें एक्चुअल स्टॉक था 357, स्टॉक किया 214। फिर उसके बाद अप्रैल में 381 और स्टॉक किया 210 बफर नॉर्म। उसके बाद 650 एक्चुअल स्टॉक था 411। तो इस तरह दिखाना चाह रहे हैं कि वीट और राइस का जो स्टॉक है मिनिमम बफर नॉर्म मिलियन टन्स में, इस तरह से उन्होंने बफर किया, जिससे फायदा मिला अल्टीमेटली पीडीएस सिस्टम को, और लोगों को अनाज बांटा जा सका। बफर होगा तभी तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे जहां पे कैलेमिटी आती है, या फिर रिमोट एरियाज है, बैकवर्ड एरियाज है। प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं तो फिलहाल जोशीमठ में जो सिचुएशन है वो एक कैलेमिटी की तरह ही है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बात हुई थी कि इसके लिए प्ली डाली गई है कि आप इसको नेशनल डिजास्टर इसको घोषित करिए। उस पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अभी होनी है। तो और लेकिन वहां के होटल्स वगैरह और आसपास के जो निर्माण है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको तोड़ना शुरू हो गया है, क्योंकि वो वहां पे एक आपदा जैसी ही सिचुएशन है। तो इस केस में जब हमारे पास बफर स्टॉक ज्यादा होगा, और आज की न्यूज में भी था कि वीट का अच्छा प्रोडक्शन हुआ है, न्यूज में आया भी है द हिंदू में, तो अगर हमारे पास बफर की पोजीशन ज्यादा अच्छी होगी, तो जैसे जोशीमठ की सिचुएशन में लोगों को हम वहां पे अनाज मुहैया करा सकते हैं, चाहे वो बीपीएल हो चाहे वो एपीएल हो। इस तरह की कैलेमिटी की सिचुएशन में फूड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और अगर बफर अच्छा है तो हम लोगों को चीजें मुहैया करा सकते हैं। नाउ आगे समझते हैं कि सब्सिडी का मतलब क्या है। सब्सिडी इज अ पेमेंट दैट अ गवर्नमेंट मेक्स टू अ प्रोड्यूसर टू सप्लीमेंट द मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ध्यान दीजिएगा, सब्सिडी का मतलब एक तरह की सहायता है उन लोगों के लिए जो गवर्नमेंट देती है प्रोड्यूसर्स को सप्लीमेंट करने के लिए मार्केट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी कमोडिटी को मार्केट प्राइस से लेने में उसको सहायता देती है गवर्नमेंट।
और इससे क्या होता है कि वो उसका प्रोडक्शन करते रहते हैं, उसको उपजाते रहते हैं और बाकी जनता को हेल्प करते रहते हैं। ये नॉर्मल जनता नहीं है, ये प्रोड्यूसर्स हैं जो अनाज उगाने में करते हैं काम, या फिर मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो जो भी इस सप्लाई चेन में कहीं ना कहीं बड़ा रोल अदा करता है, गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को भी सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडीज कैन कीप कंज्यूमर प्राइसेस लो व्हाइल मेंटेनिंग अ हायर इनकम ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। तो जैसे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, जब उसकी चीज को बनाते हैं और गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देगी तो डेफिनेटली हमारी जनता को भी कम प्राइस देना पड़ेगा। वरना अगर ये ज्यादा प्राइस पे करेंगे, सपोज करिए किसी चीज को बनाने में इन्होंने 200 रुपए पे किया, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स वैक्स लग के बन गया 300 रुपए का, तो जनता को पर प्राइस ये ज्यादा ये 215 में पे करना पड़ेगा, क्योंकि एमआरपी अलग होती है हमेशा। पर अगर इस 200 में से, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, रियल एग्जांपल नहीं है, पर अगर सपोज करिए यहाँ पे इनको सिर्फ 150 रुपए देना पड़ेगा और 50 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, तो इसको बनाएंगे और ये जो 200 है, ये 300 तो 200 की जगह ये 250 में बनेगा, क्योंकि इन्होंने 50 रुपए तो ऑलरेडी वहन कर लिया हमारी गवर्नमेंट ने, और 150 देना पड़ा। तो ये प्राइसिंग यहाँ से कम होनी चालू हो जाती है स्टेप बाय स्टेप, और ये 300 की जगह शायद 280 में ही जनता को कंज्यूम करना पड़े। तो सब्सिडी का फायदा क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उसको बनाते रहते हैं लो प्राइस पे, और उसका जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो होते बनाते रहते हैं, और जो कंज्यूमर होता है उसको इस प्राइस पे फायदा होता है। ये सब्सिडी का फायदा रहता है, ठीक है। सब्सिडी जैसे हमें मिलती है, गैस सिलेंडर्स में सब्सिडी मिल रही है, उसके बाद जो पेस्टिसाइड्स हैं उस पे भी, और यूरिया पे भी देती है सब्सिडी। कैसे काफी चीजें सरकार सब्सिडी देती है हर साल। सो इसकी वजह से उनके जो करंट अकाउंट पे असर भी आता है गवर्नमेंट के, लेकिन फिर भी सब्सिडी अगर नहीं देगी तो आम जनता को बहुत नुकसान होगा, इसलिए देना जरूरी है। तो सब्सिडी का मुद्दा यहाँ पे पहले एक बार डिस्कशन बहुत बार न्यूज में आ भी चुका है, पर फिलहाल के लिए इसको आगे समझते हैं। Now there is a general consensus that high level of buffer stock of food grains is very undesirable. एक और बात भी यहाँ समझ में आती है कि high level of buffer stock of food grains is very undesirable. बहुत ज्यादा स्टॉक को जो बफर स्टॉक का मतलब बहुत ज्यादा ग्रेनरीज में इकट्ठा कर लेने से या स्टॉक कर लेने से करना भी अनडिजायरेबल है, एंड कैन बी वेस्टफुल, और वो वेस्ट भी हो सकता है। ऐसा हुआ भी, एससीआई की रिपोर्ट आई भी थी कि बहुत सारा अनाज वहां पे चूहों ने और आपस में सड़ गया या चूहों ने खराब कर दिया। द स्टोरेज ऑफ मैसिव फूड स्टॉक हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरी हाई कैरिंग कॉस्ट, और अगर आप उसको काफी समय तक रखते हैं तो उसकी कैरिंग कॉस्ट भी आपको देनी पड़ती है, उसको रखना, स्टोरेज लगाना और एसी लगाना, अनाज के लिए प्रॉपर लाइट, पंखा, क्योंकि अगर आप उसको प्रॉपर टेम्परेचर में नहीं रखेंगे तो वो सड़ जाएगा। इसलिए कैरिंग कॉस्ट भी, इसको कहते हैं कैरिंग कॉस्ट, को रखने की कॉस्ट को कहते हैं, वो भी करनी पड़ती है, इन एडिशन टू वेस्टेज एंड डिटोरेशन ऑफ इन ग्रेन क्वालिटी, ठीक है। तो फ्रीजिंग ऑफ एमएसपी ऑफ अ फ्यू ईयर्स शुड बी कंसिडर्ड सीरियसली। तो उन्होंने, जैसे एमएसपी की बात होती है हर साल, तो अगर सरकार एमएसपी भी देती रहेगी और उसका कैरिंग कॉस्ट भी देती रहेगी तो, और उसके बाद जो हमारा जो फूड ग्रेन है वो वेस्ट भी हो जाएगा, ये भी एक मुद्दा है, समझने वाली बात है। तो ये यहाँ समझाना क्या चाह रहे हैं कि कैरिंग कॉस्ट का मुद्दा भी बहुत ज्यादा स्टॉक रखने की वजह से होता है। Now, the increased food grains procurement and enhanced MSP is the result for the pressure exerted by the leading food grain producer states such as Punjab, Haryana and Andhra Pradesh. वो ये कह रहे हैं कि MSP बढ़ाने का जो प्रेशर आता है स्टेट्स के द्वारा, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, अभी कुछ दिन पहले हरियाणा का भी के किसान भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि एमएसपी बढ़ाया जाए। तो ज्यादा एमएसपी बढ़ाए जाने से सरकार के ऊपर प्रेशर आता है उसको रखने का भी। अगर हम सब एमएसपी में दे देंगे और कैरिंग कॉस्ट भी दे देंगे तो हमारे पे बर्डन आएगा, क्योंकि सरकार को तो पीडीएस में कम प्राइस पे देना है ना। अगर वो गन्ने पे एमएसपी देती है तो गन्ने से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट को वो बाजार में पीडीएस के द्वारा जैसे चीनी बनेगी उससे या गुड़ बनता है तो वो तो सब्सिडाइज प्राइस पे देगी, तो उससे फायदा क्या हुआ सरकार को। तो ये कहना चाह रहे हैं कि कभी पीडीएस के नुकसान भी हैं, ये इसका पीडीएस का सबसे बड़ा नुकसान है बफर स्टॉक, ठीक है। दूसरी बात समझते हैं यहाँ पर, is concentrated in a few prosperous region, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मतलब ये कुछ स्टेट्स से प्रेशर करते हैं कि एमएसपी बढ़ाया जाए, एंड टू लेसर एक्सटेंड इन वेस्ट बंगाल एंड इन मेनली क्रॉप्स ऑफ व्हीट एंड राइस, और गेहूं और चावल को लेकर के ज्यादा होता है। इंक्रीज इन एमएसपी हैज इंड्यूस्ड फार्मर्स पर्टिकुलरली इन सरप्लस स्टेट्स टू डाइवर्ट लैंड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन्स। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो व्हीट और गेहूं और चावल में ज्यादा है, और इससे क्या होता है,
जो सरप्लस स्टेट्स हैं इंड्यूस फार्मर्स टू सरप्लस टू डाइवर्ट लैंड फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ कोर्स ग्रेन। और इससे क्या होता है, जब आपकी एमएसपी आप गेहूं और चावल में ज्यादा देंगे तो कोर्स का मतलब होता है मोटे अनाज पे जमीन में कोई प्रोडक्शन करेगा ही नहीं। अगर सारा एमएसपी आप गेहूं चावल में दे देंगे प्रेशर के आधार पे, तो क्या होगा, लोग मोटा अनाज उगाएंगे ही नहीं। अभी याद होगा कुछ दिन पहले ये जो साल है वो बाजरा को डेडिकेट किया गया है, राइट, मिलेट को डेडिकेट किया गया है, ये पूरा पूरा साल, राइट। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी। क्यों? क्योंकि अगर सारे स्टेट गेहूं और चावल ही उगाएंगे तो ये मोटा अनाज कौन उगाएगा। और अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, डाइटिशन की बात, न्यूट्रिशन की बात करें, तो ये मोटा अनाज भी हमारे लिए जरूरी है। सिर्फ गेहूं चावल से फायदा नहीं होने वाला है। और साथ ही साथ अगर सारा का सारा स्टॉक हम गेहूं चावल का कर देंगे तो जिन जिन स्टेट्स में मोटा अनाज खाया जाता है, या सपोज करिए राइस के लिए एमएसपी हम कम कर देते हैं, तो सिर्फ व्हीट खाने वाले स्टेट्स कितने हैं, चावल खाने वाले स्टेट्स कितने हैं, तो कई सारी समस्याएं हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि पीडीए से कुछ नुकसान भी हैं और कुछ फायदे भी हैं। नाउ विच इज द स्टेपल फूड ऑफ द पुअर टू प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट। और जो गेहूं, और ये कहा जा रहा है कि बाजरा उगाइए, क्योंकि बाजरा और जो मिलेट होता है कई टाइप का होता है, वो गेहूं और चावल का एक सब्स्टिट्यूट भी है, स्टेपल फूड विच इज अ स्टेपल फूड फॉर द पुअर। तो उसकी जगह आप मोटा अनाज भी खा सकते हैं। और उस पर भी गवर्नमेंट जैसे इंटरनेशनल यील्ड ईयर को कहा जा रहा है, मिलेट ईयर, माय मिस्टेक, इंटरनेशनल या मिलेट ईयर, IMY जो ईयर है उसको डिक्लेयर किया गया है। एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी जिसमें बाजरा को उगाने की बात है। सो अगर बाजरा उगाएंगे तो बाकी स्टेट्स इसका फायदा भी ले सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपकी डाइटिशियन में या जो न्यूट्रिशन नंबर्स हैं उसमें गेहूं चावल को ही सिर्फ इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और कई सारी, एक चीज और भी समझने वाली है, अगर आप ध्यान दें कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक जमीन से ज्यादा प्रोडक्शन निकालना है तो आपको वहां पे क्रॉस क्रॉपिंग करनी पड़ती है, मल्टीपल क्रॉपिंग करनी पड़ती है। अगर आप गेहूं, यहाँ पे गेहूं उगाते हैं या राइस उगाते हैं तो यहाँ पे आप कोर्स ग्रेन उगाइए, या फिर नेक्स्ट टाइम व्हीट की जगह कोर्स ग्रेन उगाइए, राइस की जगह कोर्स ग्रेन उगाइए। अगर ऐसा करेंगे तो जमीन भी उपजाऊ बनती है। अगर आप एक टाइम के तक लगातार या फिर काफी समय तक सिर्फ गेहूं और चावल उगाते हैं तो जमीन की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो क्रॉस या मल्टीपल क्रॉपिंग से, जैसे चैप्टर 1 में समझा भी था, मल्टीपल क्रॉपिंग करने से भी उस जमीन की उर्वरा शक्ति मजबूत रहती है। और साथ ही साथ जो हमारे देश के जो लोग हैं उनको न्यूट्रिशन वैल्यू भी पहुंचती है, क्योंकि गेहूं और चावल के साथ मोटा अनाज भी जरूरी होता है। The intensive utilization of water in the cultivation of rice has also led to a environmental degradation. दूसरा पॉइंट ये है कि चावल की खेती में ज्यादा पानी की जरूरत है और इसलिए environmental degradation भी उससे होने की बड़ी संभावना रहती है। And fall in the water level, threatening the sustainability of agriculture development in these area. और जैसे कि चावल की खेती से मीथेन गैस निकलती है, ध्यान दीजिएगा, चावल की खेती से मीथेन गैस निकलती है जो कि ग्रीन हाउस एमिशन में सपोर्ट करती है, और ये इसके ऊपर रिपोर्ट भी आ चुकी है। तो अगर हम ज्यादा चावल उगाने के लिए बोलेंगे तो वो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव से भी या इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी खतरनाक होता है। तो इसलिए अलग अलग अनाज को उगाने से हमारे देश का भी फायदा है, एमएसपी भी आपको मिल सकती है, सारी एमएसपी एक ही फसल पे नहीं जाएगी, और भी कई फायदे उसके निकल के आते हैं। Now, the rising minimum support prices have raised the maintenance cost of producing food grains by the government. Rising transportation and storage costs of the FCI are other contributing factor in this increase. So, MSP की बात हमने समझ ली कि इसको MSP देंगे तो आपको प्रोक्योर भी ज्यादा करना पड़ेगा, प्रोक्योर ज्यादा करना पड़ेगा तो उससे वेस्टेज बढ़ सकता है और आपका खर्चा तो वही का वही रहा, फायदा क्या हुआ? तो इसकी कई और फायदे नुकसान दोनों है। Now, the per capita consumption of PDS wheat has doubled since 2004 and 5. और ये कह रहे हैं क्योंकि हम ध्यान दें अगर तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से दो ही फसलों से सबसे बड़ा फायदा हुआ, एक व्हीट में और राइस में। और राइस का कंजम्पशन 2004 के 5 के हिसाब से जो कंजम्पशन है इस डेटा के हिसाब से डबल हुआ है। PDS declares are sometimes found resorting to malpractices like diverting the grain to open. अच्छा, इससे दूसरा बड़ा नुकसान क्या है PDS का? आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जो लोग, आप ये देखें कंजम्पशन बड़ा है गेहूं का, लेकिन पीडीएस
का जो डेटा ये दे रहे हैं कि जो पीडीएस सिस्टम से डिलीवरी, जो पीडीएस से अनाज जो बांटा जाता है उससे ब्लैक भी बढ़ा है। कैसे? ये कहना क्या चाह रहे हैं, पीडीएस डीलर्स आर समटाइम्स फाउंड रिसोर्टिंग टू माल प्रैक्टिसेस लाइक डाइवर्टिंग द ग्रेन्स टू ओपन मार्केट टू गेट बेटर मार्जिन, सेलिंग पुअर क्वालिटी ग्रेन्स एट राशन शॉप्स, इरेगुलर ओपनिंग ऑफ द शॉप एक्सेट्रा। ठीक है, वो कहना क्या चाह रहे हैं कि इसका एक नुकसान ये भी होता है कि अगर आपके एक स्पेसिफिक स्टेट में आपने गेहूं को पीडीएस में दिया और चावल को दिया, पर उस स्पेसिफिक स्टेट में चावल का कंजम्पशन नहीं है और सिर्फ गेहूं का कंजम्पशन, जैसे कि वो कह रहे हैं कि डबल हो गया है डेटा, तो चावल का क्या होगा, ब्लैक हो जाएगा मार्केट में। पीडीएस से लोग लेकर के सस्ते प्राइस में उसको मार्केट पे फुल प्राइस से बेचते हैं। इससे ब्लैक करने की भी कई प्रॉब्लम सामने आई हैं, बिग प्रॉब्लम्स। In recent years, there is another factor that has led to decline of the PDS. Earlier, every family, poor and non-poor, had a ration card with a fixed quota of items such as rice, wheat, sugar, etc. These were sold at the same low price to every family. The three types of card and the range of prices that you should see today that did not exist. मतलब पहले क्या था कि आपको जो सबको जब अनाज मिलता था, ध्यान दीजिएगा, जब सबको अनाज मिल रहा है तो हर कैटेगरी, चाहे वो एपीएल हो बीपीएल हो, हर किसी को अनाज राशन शॉप से मिलता था, तो उसका कंजम्पशन अलग होता था। पर अब सिर्फ अगर टारगेटेड पीडीएस के हिसाब से अगर सिर्फ कुछ लोगों को ही अनाज मिल रहा है और राशन कार्ड की सुविधा के आधार पर वो उसको अवेल नहीं करते या नहीं ले पाते किसी कारण से, जिनके पास कार्ड ही नहीं है, जो माइग्रेटरी है, वो गरीब है, तो क्या होता है, जो बचा हुआ जो स्टॉक है वो ब्लैक हो जाता है। उनके फिक्स कोटा के हिसाब से उसको मार्केट में ले जाके ब्लैक कर लिया जाता है। A large number of families could buy food grains from the ration shops but subject to a fixed quota। और ये फिक्स कोटा की बात कर रहे हैं कि अगर इसको हमें फिक्स करना है इस प्रॉब्लम को, तो हम फिक्स कोटा अगर कर दें तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकती है। नाउ विद टीडीपीएस ऑफ 3 डिफरेंट प्राइसेस, एनी फैमिली अबव द पॉवर्टी लाइन गेट्स वेरी लिटिल डिस्काउंट एट द राशन शॉप। और वो कह रहे हैं कि टीडीपीएस के हिसाब से जो डिस्काउंट है वो दूसरी फैमिलीज को अगर अनाज लेना है तो बहुत ही कम डिस्काउंट मिलता है। द प्राइस फॉर एपीएल फैमिली, मतलब अबव पॉवर्टी लाइन के लिए जो प्राइस है उसके बारे में बता रहे हैं, इज ऑलमोस्ट एज हाई एज ओपन मार्केट प्राइस। वो बिल्कुल ओपन मार्केट प्राइस की तरह ही है। जो एपीएल के लिए जो राशन मिलता है राशन शॉप से, वो बिल्कुल ऑलमोस्ट उतना ही है जितना मार्केट में मिलता है। सो देयर इज लिटिल इंसेंटिव फॉर देम टू बाय दीज आइटम फ्रॉम द राशन शॉप। उनके लिए बहुत कम ही एक्साइटमेंट है या इंसेंटिव है कि वो जाकर के ये राशन खरीदे। अब वो बता रहे हैं, तो हमने समझा कि पीडीएस का फायदा क्या है, पीडीएस के नुकसान क्या है, ये हमने समझा। अब देखेंगे कि रोल क्या है कोऑपरेटिव्स का इन सोसाइटी इन फूड सिक्योरिटी में। आज की नहीं, कल की न्यूज है कि जिसमें अभी अमित शाह ने डिक्लेयर किया है कि जो हम कोऑपरेटिव्स को मेजर नोडल एजेंसी बनाएंगे अपने जो सीड्स होते हैं, बीज जो हमारे देश के बनाए हुए बीज है, उनको प्रोक्योर करने में, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा रोल अब फिलहाल बीज को लेकर के आने वाला है। इस पे न्यूज आई है। और जो फूड सिक्योरिटी के लिए एनसीईआरटी तो कह ही रही है, लेकिन बीजों को लेकर के भी, जो हमारे देश में बीज बनाए जाते हैं, उसको भी लेकर के कोऑपरेटिव्स का रोल बनने वाला है। क्योंकि ऐसा मानना है कि जब हम बहुत बड़ा पार्ट बीजों का इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हम अपने देश के बनाए हुए बीजों को ही कोऑपरेटिव्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट करें, प्रोक्योर करें, तो हमारी डिपेंडेंसी इंपोर्ट करने वाले बीजों पे कम हो जाएगी। तो कोऑपरेटिव्स का रोल अभी और बढ़ने वाला है। अब समझते हैं कि कोऑपरेटिव्स का फूड सिक्योरिटी में क्या रोल है। द कोऑपरेटिव्स आर ऑल्सो playing an important role in food security in India, especially in the southern and western part of the country। तो जो cooperatives हैं, जो southern और western part में, इनका बहुत बड़ा रोल है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, the cooperative society set up shops to sell low price goods to poor people। मतलब कम प्राइस में जो चीजें मुहैया कराती है। फॉर एग्जाम्पल, out of fair price shops running in Tamil Nadu, 94% आर बीइंग रन बाय द कोऑपरेटिव। जितनी भी फेयर प्राइस शॉप्स है, राशन शॉप्स है, वो कोऑपरेटिव्स के द्वारा ही तमिलनाडु में चलाई जाती हैं। दिल्ली में भी मदर डेयरी एक ऐसे एग्जांपल है जहां पे दूध, दही, मतलब दूध की चीजें और सब्जियां, ये सब आपको बहुत ही सब्सिडाइज्ड प्राइस में मिलती हैं टू द कंज्यूमर्स एट कंट्रोल्ड रेट डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कंट्रोल प्राइस देती है, उस पे भी चीजें मुहैया कराई जाती हैं मदर डेयरी में।
नाउ अमूल इज अनदर एग्जांपल ऑफ गुजरात। हम सब जानते हैं अमूल का तो बहुत बड़ा नाम है कोऑपरेटिव्स में। इट हैज ब्रॉट अबाउट द व्हाइट रिवॉल्यूशन इन द कंट्री, और व्हाइट रिवॉल्यूशन के लिए जो दूध से जुड़ी हुई क्रांति के बारे में बात करता है वो इसी के दौरान लाई हुई मानी जाती है। These are few examples of many more cooperatives running in different parts of the country, ensuring food security of different sections of society. महाराष्ट्र में भी एक एडीएस का एक सिस्टम है, एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस has facilitated a network of NGO for setting up grain banks in different region. So ADS जो वहाँ की एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस है, उसने बहुत सारी एनजीओ को हेल्प किया है ग्रेन बैंक बनाने के लिए। जैसे हम ग्रेनरीज होती हैं वैसे ग्रेन बैंक बनाने के लिए हेल्प किया है। So ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, जिसमें हमने कई एस्पेक्ट को समझा, कई पॉलिसीज को समझा और फूड सिक्योरिटी क्यों जरूरी है इसको भी समझा। साथ ही के साथ फूड सिक्योरिटी का रियल मीनिंग क्या है, ऐसे यूपीएससी एस्पिरेंट हमें समझना चाहिए, उसको भी समझा। सो इसके आधार पर आप इसको एक बार गो थ्रू करिए, डेफिनेशन को रिवाइज करिए, और इसके साथ जो हमारे मेन जो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेंस राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं जो इस चैप्टर पे ही आधारित हैं, आप कुछ मत करिए, इस चैप्टर को पढ़िए और इस सवालों को लिख डालिए। लैंग्वेज पे ध्यान मत दीजिए, सिर्फ कोशिश करिए कितना आपने रिकॉल किया और उसको लिखने की कोशिश करिए। जैसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, बफर स्टॉक क्या है, इशू प्राइस क्या है, फेयर प्राइस शॉप क्या है। अगर इन सवालों को आप लिख लेते हैं तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ इस बात की कि आपका बेसिक बिल्कुल पक्का हो जाएगा, प्री की तैयारी हो जाएगी और मेंस के लिए आपके जो फंडामेंटल्स है ना वो भी क्लियर हो जाएंगे। सो क्लास 9th का के चारों चैप्टर अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से हमने स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 खत्म हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में आने के बाद मैं शुरू करूंगी पॉलिटी क्लास 9th की, जिसमें मैं 9th क्लास के ही सारे चैप्टर्स को कवर करूंगी, वो सीरीज में अलग से बना रही हूँ। सो ये चैप्टर के साथ मेरा इकोनॉमिक्स क्लास 9 कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या डाउट्स आ रहे हैं इसके ऊपर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयारी करते रहिए।